पहले इसको फिनिश करते हैं। देखो पहला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 14 कलम की दर से कुछ कलम खरीदी और उन्हें 1 रुपए में 12 कलम की दर से बेच दिया, लाभ परसेंटेज कितना होगा। देखो 1 रुपए यहाँ पर भी था, 1 रुपए यहाँ पर भी था, इनसे तो हमें कोई मतलब नहीं। पहले देखो 14 और 12, उसने 14 जितने में खरीदी उतने में वो 12 की बेच दी, ठीक है, 12 कलमें बेच दी। तो बचाई कितनी कलमें उसने अपने पास, 2 बचाई हैं, और अपने पास से दी कितनी, 12 ही तो बेच रहा था, 12 दे दी। गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि 2 छक्के 12 हो गया, तो 16 सही 2/3 यानी कि 16.66% आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। 21 चौक कितना होता है, 84 हो जाएगा, यानी कि 400 हो गया। इधर करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौकू 20 और 1 21 हो गया, इधर 410 हो गया। डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 200, वो भी माइनस का आ जाएगा, इधर 400, यानी कि आंसर क्या आ गया 200। अगला सवाल, एक व्यापारी 10,000 रुपए प्रति लैपटॉप की दर से 2 लैपटॉप बेचता है। एक पर वह 40% का लाभ अर्जित करता है और दूसरे पर उसे 40% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ हानि परसेंटेज कितना होगा। देखो एक पर 40 का उसे प्रॉफिट हो रहा था, एक पर उसे 40 की हानि हो रही थी, प्लस माइनस माइनस 40 गुणे में 40/100। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, इधर करेंगे ये कैंसिल आउट, 4 चौकू 16% की क्या होगी, उसे हानि होगी। अब यहाँ पर एक चीज देखना, ये अगर सवाल मान लो हम कहते 10% का प्रॉफिट होता, 20% का हानि होती, और सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है जैसा कि उसने इसमें बोला है, तो कुल मिलाकर लाभ हानि कितनी होती। देखो 10 का प्रॉफिट हो रहा था, 20 का लॉस हो रहा था, प्लस माइनस माइनस 20 गुणे में 10/100, ये कैंसिल आउट किया हमने, और इधर यहाँ पर आया ये माइनस का 10 हो गया, ये माइनस में 2 हो गया, यानी कि माइनस का 12%। अब इसको अगर हम बेसिक से बनाते हैं, जैसे 10% का प्रॉफिट, तो 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10, 10 की चीज 11 में बेची। दूसरी कंडीशन में 20% की हानि हो गई, यानी कि 1/5, तो 5 की चीज 4 में बेची। ठीक है, हमसे सेलिंग प्राइस बराबर बोला था, हम सेलिंग प्राइस बराबर कर देते। अभी समझ में आ जाएगा ये क्यों कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पर देखना, हमें प्रॉफिट 1 रुपए का हो रहा था, 4 का गुणा करेंगे क्योंकि पूरे में इसने का गुणा हो रहा है, तो 1 का प्रॉफिट 4 गुणे में 1 का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर 1 का लॉस हो रहा था, यानी कि 11 गुणे में 1 का लॉस। कुल मिलाकर 11 से 4 गया तो 7 का लॉस हुआ हमें। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10 का 4 में गुणा किया 40, 5 का 11 में गुणा किया 55, ये हो गया 5 5 4 9 95 हो गया, यानी कि 7/95 गुणे में 100 हो गया। अब इससे करेंगे तो 19 पना 95 हो गया, 5 एकम 5 4 0 हो गया। अब बताओ यहाँ से कहीं से ये वाला आ सकता है, नहीं आ सकता। लेकिन इस कंडीशन में देखना, 40% का मतलब हो गया 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 की चीज 7 में बेची, फिर 5 की चीज 2 लॉस कर देंगे, 3 में बेची, यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सेलिंग प्राइस बराबर, क्योंकि प्रति लैपटॉप की दर से 2 लैपटॉप बेचता है, तो सेलिंग प्राइस बराबर, यानी कि इसमें 3 का गुणा इसमें 7 का गुणा, दोनों कंडीशन में हो जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस है, तो दोनों कंडीशन में हो गया। पहली कंडीशन में 2 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर 3 का अगर गुणा करेंगे तो 6 का क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन में 2 का लॉस हो रहा था, 7 का गुणा करेंगे तो 14 का लॉस हो गया। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमें क्या हुआ, 8 रुपए का लॉस हो गया। टोटल कॉस्ट प्राइस देखेंगे, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15, 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 35, 5 5 10 की 0 हासिल लगा, 1 हो गया, 2 3 2 5 हो गया, 50 हो गया। 8/50 गुणे में 100, 50 दूनी 100, 8 दूनी 16% आंसर। अब यहाँ पर एक चीज यही बताने के लिए कर रहे हैं, कभी भी ये अगर दोनों चीजें बराबर बोल दे, 40% का लाभ और 40% की हानि, तो इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से कर देना, नहीं तो फिर आप इसको बेसिक से ही बनाएंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल, 24 व्यक्तियों के एक समूह का औसत भार 34 केजी है, 48 व्यक्तियों के दूसरे समूह का औसत भार केजी है। यदि सभी 72 व्यक्तियों का औसत भार 56 केजी है तो के का मान क्या होगा। आसान है भाई, देखो 34 हो गया, 56 हो गया, और यहाँ पर कितने हो गए भाई, 34 56, और इसका हमें केजी पता हो गया। रेशियो होता है यहाँ पर 24 और 36, 24 दूनी 48, 48 होगा। ठीक है, सभी 72 लोग थे, ये 24 का एवरेज हो गया, ये 48, रेशियो 1:2 हो गया। इनका डिफरेंस 6 से 4 गया तो 2 हो गया, 5 से 3 गया तो 2 हो गया, 2 बराबर 22 हो गया, तो 1 बराबर 11 हो गया। एक अगर बीच वाले से कम होता है तो इसके सभी को पता है कि दूसरा ज्यादा होगा, यानी कि अगर हम के का मान लिखेंगे तो 56 प्लस का कितना आ जाएगा 11, यानी कि 67। और कैसे कर सकते थे, जैसे 24 का एवरेज 34 और 48 का एवरेज हमें नहीं पता है। ठीक है, ओवरऑल एवरेज हमें 72 लोगों का
सॉरी 72 को लोगों का 56 पता था, हाँ ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर हम इसको भूल जाएं तो ये 48 लोगों का एवरेज 56 रहना चाहिए, तभी तो एवरेज टोटल 56 हो पाएगा। बिल्कुल, लेकिन ये भाई साहब कम ले आए, कितना कम ले आए, 6 से 4 गया 2, 5 से 3 गया 2, 22 कम ले आए एक लोगों में, क्योंकि 34 भी एवरेज था, 26 भी एवरेज, 56 भी एवरेज था। तो 24 लोगों में कितना कम हो जाएगा, 24 लोगों में 24 गुणे में 22। अब इतनी कमी की भरपाई कौन करेगा, 48 वाले करेंगे, यानी कि 56 तो रहा होगा, टोटल 24 गुणे में 22 बढ़ेगा। एक लोगों को कितना बढ़ाना पड़ेगा, 48 का भाग 24 दूनी 48, 11 कर देंगे, यहाँ से भी 67 लाना पड़ेगा 48। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, दोनों ही सेम कंडीशन से होता है, बस करने का लिखने का तरीका अलग है बस। अगला सवाल, साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर 2000 रुपए की एक धनराशि इतनी हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज की दर उन वर्षों की संख्या जिनके लिए धनराशि का निवेश किया गया था दोनों समान है, तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, बचा कितना है 1, ठीक है, 2 में 18 हो गया और 2 छक्के 12 हो गया, यानी कि 14% आंसर हो गया। कुछ नहीं किया भाई, देखो हमने 2 में इसमें डायरेक्ट 2 का भाग कर दिया, बस आंसर आ गया। नहीं समझ में आया होगा, देखो हमने यहाँ पर भाग किया, जैसे ही देखो 0 से 0 जा ही चुका था, 100 आया, इधर किया 2 दूनी 4 हो गया, 2 में 18, 2 छक्के 12, कितना ब्याज मिल गया 196 मिल गया। तो भैया प्रिंसिपल 100 है, आर इंटू में टी की जगह भी आर, दोनों समान बोले क्वेश्चन में, बटे में 100 बराबर में 196, इसलिए हमने डायरेक्ट 14% लिख दिया। अब ये दिमाग में कैलकुलेशन चल रही है, अब ये तो अमाउंट बना, यहाँ पर हमने देख लिया 100 से 296, 196, आंसर 14, बस खत्म। बाकी तो आसान था, स्टेप्स कटिंग की बात आती है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं होता है। सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे तो 7 चौक 48 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, ठीक है, 23 दूनी 40 हो गया, 23 चौकू 92 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 हो गया, यानी कि 42 बटे में 23 गुणे में 2 गुणे में 69 बटे में 21 हो गया, 21 दूनी 42 हो गया, 23 तियाँ 69 हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12। अगला सवाल, अब इसमें भाई इक्वेशन दी गई थी, एम एन का मान बताना था, बहुत से स्क्वायर है भाई, इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो तो एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर प्लस का 2m n माइनस का होगा, ठीक है, बराबर में 11 11 में 121 हो गया। अब ये पूरा इधर चला जाएगा, या तो इधर ले आओ, 141 माइनस का 121 बराबर में 2m n हो गया, बस खत्म हो गया सवाल। यानी कि 20 बटे में 2, ये एम एन का मान हो गया 10। आसान था ये तो, बेसिक बिल्कुल। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्यों पर 25% की छूट देता है और उसे 10% की हानि होती है। वस्तु का अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ परसेंटेज क्या होगा, बहुत आसान है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस, 10% की हानि यानी कि 90, 25% छूट यानी कि 75, 25 तियाँ 75 या 15 पना 75, 15 छक्का 90 है। अब भैया मार्क प्राइस पे ही बेच रहे तो 1 का प्रॉफिट होगा, बट गुणे में 100, आंसर आ गया 20%। बहुत बार बताया, देखो छूट हमेशा मार्क प्राइस पर छूट दे दी तो ये 75% हो गया, कॉस्ट प्राइस पर हमेशा हानि तो 90%। भाई कॉस्ट प्राइस पर अगर हानि हो गई तो ये सेलिंग प्राइस बन गया टोटल, ऐसे ही छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस दोनों को इक्वल कर दिया, तो MP अपॉन में CP 90 बटे में 75 हो गया। तो ये चीज़ डायरेक्ट लिखनी है, छूट वाली कोई चीज़ हो तुरंत CP के नीचे, जो भी हानि और प्रॉफिट हो रहा है मार्क प्राइस के नीचे, रेशियो डायरेक्ट बन जाएगा। अब वो यही कह रहा था कि अंकित मूल्य पर ही बेचते, यानी कि हमने रेशियो बनाया तो 6 और 5 का आया, 6 रुपये में बेच दिया, 1 का प्रॉफिट ले लिया बस। रमेश और सुरेश की आय का अनुपात 3:4 है। सुरेश के व्यय का अनुपात 2:3 है और प्रत्येक 200 रुपये बचाता है। रमेश और सुरेश की आय ज्ञात कीजिए। पहले तो 3 और 4 का रेशियो का हमें पता होना चाहिए किसमें मिल रहा। देखो इसमें करेंगे 2 तियाँ 6, 2 चौकू 8, इसमें करेंगे तो ये 7 रेशियो में 8 मिल रहा, इसमें करेंगे 1 0 कैंसिल आउट हो गया और 5 यानी कि 5 8 40, इसमें भी नहीं मिला, ये कैंसिल आउट, इसमें 8 रेशियो में 5 मिला, तो आंसर तो हमारा यहीं से आ गया। इसके अलावा भाई इनकम में रेशियो ये था, ये व्यय में रेशियो था, 200 रुपये प्रत्येक बचा रहा था, यानी कि डिफरेंस दोनों में बराबर होना चाहिए, नहीं तो रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस बराबर है 1, हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 200 रुपये बचा रहा था, तो 3 बराबर कितना हो गया 600 रुपये और 4 बराबर कितना हो गया 800 रुपये, 600 800 आंसर आ गया। अगला सवाल, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर स्टेशन C और D से चलना शुरू करती हैं। दोनों रेलगाड़ियां इतने इतने की चाल से एक दूसरे की ओर चलती हैं।
जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से इतने किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी होती है। सी और डी के बीच की दूरी कितनी है? अब सबसे पहले देखो इस सवाल में क्या होता है, पढ़ते पढ़ते आप लोग दोबारा अगर आते होंगे तो ये चीज़ ढूंढनी पड़ती होगी कि वो दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं या विपरीत। आपके पास एग्जाम देते हैं तो रफ सीट होती है, अगर वो विपरीत बोले तुरंत आप एरो कुछ भी आपके हो ट्रिक बना लो, जैसे इस तरीके से एरो बना लिया सेम डायरेक्शन में, तो ऐसे तो आपको मान लो बड़ा क्वेश्चन हुआ तो ये चीज़ सोचनी नहीं पड़ेगी कि वो विपरीत चल रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से, नहीं तो सवाल में वो टाइम जाता है, थोड़ा बहुत भी मिली सेकेंड जा रहा है, जा तो रहा ना। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, ये इस तरीके से दो लोग थे, ये सी और ये डी। मान लो एक यहाँ से यहाँ पहुँचा, दूसरा यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो भैया इनको भी टी समय लगा, इनको भी टी समय लगा, सेम ही समय में तो पहुँचे होंगे क्योंकि एक ही समय से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक चीज़ बताओ, टाइम कांस्टेंट हो गया तो स्पीड में रेशियो हो गया 32:96, तो डिस्टेंस में भी रेशियो सेम रहेगा 32:96 का। भाई एस बराबर क्या होता है, डी अपॉन में टी, यानी कि अगर टी कांस्टेंट हो गया तो एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी, यानी कि जो एस का रेशियो भाई डी का रेशियो हो गया। हमारे हिसाब से कितना डिफरेंस, 6 से 2 गया 4, 9 से 3 गया 6, 64 बराबर में 160 दिया था। सी और डी के बीच की दूरी, अब देखो एक यहाँ से चला होगा मान लो ये 32, एक यहाँ से चला होगा 96, टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगी, 6 2 8 9 3 12, 128। इसी का मान हमसे पूछा गया था, 64 का 2 गुना हो रहा था, इसका भी 2 गुना कर दो यानी कि 320, आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल, एक्स और वाई मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वाई और जेड मिलकर उसी काम को इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं, जेड और एक्स मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तीनों एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि डायरेक्ट इसको अप्रोच हमें करना है, तो कैसे करोगे? देखो हमने यहाँ पर 10 50 और 10 का एलसीएम ले लिया और इसमें एक पॉइंट आ रहा था, हमने मान लिया ये 50 ही रहा। ठीक है, अब हमने 10 से पहले वाले का अगर निकाला क्या एफिशिएंसी, तो 5 आ गई, दूसरे वाले के 5 50 में भाग करेंगे तो 500 4 बार हो जाएगा, 4 हो गई, फिर तीसरे वाले का 50 एकम 50 हो गया, गुणे में 2 कर दिया, 5 4 9 1 10, 10 पंजे 50, 5 दूनी 10, आंसर। अब कुछ स्पेशल नहीं किया हमने, देखो एक्स प्लस का वाई, जेड प्लस का वाई, और फिर क्या था एक्स प्लस का जेड। अब यहाँ से आप लोग लिखोगे 10 12.5, फिर यहाँ से 50, यहाँ से एलसीएम 50 ले लिया तो ये 5 हो गया, ये 4 इफिशियंसी, ये 1 इफिशियंसी। अब तीनों की इफिशियंसी जोड़ोगे एक्स प्लस वाई प्लस का जेड बराबर में 5 4 9 1 10 बटे में 2 करोगे तो ये दो हमने इसीलिए ऊपर गुणा कर लिया, नीचे इफिशियंसी डायरेक्ट जोड़ दी। तो आप इतना कर सकते हो, इसमें कुछ भी बड़ा नहीं मैंने किया है, क्योंकि ये चीज़ें अगर प्रैक्टिस, देखो ये सवाल बहुत बार आ चुका है, इतनी बार आप लोग कर चुके होंगे, आपके हैबिट में आना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ पर हमें स्टेप्स कटिंग करनी है, बस बाकी अलावा कुछ नहीं था, टाइम इसीलिए सेव होता है। वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 4 और 3 से विभाज्य होगा? सबसे पहले सबसे छोटे पे पहुंचेंगे, 3 से विभाज्य नहीं है, इससे बड़े 25 4 से विभाज्य नहीं, 3 से भी नहीं, फिर 36 दोनों से विभाज्य, खत्म। ठीक है, वैसे आपको ये करना था 4 3 12 करके, हमें 12 का चेक करना था मल्टीपल। अगला सवाल, पी और क्यू मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया लेकिन 20 दिनों के बाद पी ने काम छोड़ दिया। यदि शेष काम को पूरा करने में क्यू को 50 दिन और लगते हैं तो पी अकेले संपूर्ण काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? अब पी और क्यू का काम 30 दिनों का था, दोनों ने 20 दिन किया, तो पी क्यू का काम बचा कितने दिन का है? 10 दिन का बचा है। भाई 30 दिन का तो टोटल था, उन्होंने 20 दिन कर किया, उसके बाद निकल के गई है। भैया अपनो समझो, हम जा रहे हैं, कौन बोला? पीपी वाई साहब बोले। अब जो काम शेष बचा था वही काम क्यू ने किया 50 दिन में, तो 50 एलसीएम, 10 पंजे 50, 50 एकम 50। ठीक है, अब यहाँ पर देखो P प्लस Q कर रहे थे 30 दिन में, तो हम इफिशियंसी से गुणा कर देते हैं, 5 गुणे में 30, ये क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। अब P को अकेले काम करना है, ठीक है, संपूर्ण काम करना था, तो भैया भाग कर देंगे P का, देखो इफिशियंसी Q की 1 है, P की 4 हो जाएगी, बटे में 4 हो गया, यानी कि 150 बटे में 4 हो गया, 4 3 12, 4 7 28, 4 पंजे 20, आंसर। अगला सवाल, दो परीक्षार्थियों जे के अंक इतने अनुपात में, जे के अंक 300 है तो के अंक कितने होंगे? 15 दूनी 30, 17 दूनी 34, ये तो बहुत आसान है। ठीक है, इसका मान 300 हो गया तो ये हो गया 20 गुना, और इसका 20 गुना किया तो 340। अगला सवाल,
इतने रुपए में बेची जा रही है, इतने रुपए अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक पर दिया जाने वाला छूट परसेंटेज क्या है। सबसे पहले 0 से 0 उड़ा दो। 395 की चीज थी, 316 में बेच दी, यानी कि 15 से 6 गया तो 9, 8 से 1 गया तो 7, और फिर किस पर छूट दी गई, 395 पर, गुणे में 100, तो 5 सत्ते 35, 5 बार चला गया, 20% आंसर। अगला सवाल, एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि परिवार के 3 सदस्यों की आयु इतनी है तो परिवार के चौथे सदस्य की आयु कितनी है। देखो, एक तो सिंपल तरीका गुणा भाग करके कर लो, एक उससे सिंपल तरीका होता है, बस इसमें स्पीड अगर आप कर पा रहे मेंटेन तब, तो ये 25 हो गया सबका एवरेज। अब देखो, सबको 25-25 लाना था, ये 5 कम ले आए, ये 3 कम ले आए, ये प्लस का 3 ले आए। अब इन भाई साहब को 25 तो लाना ही लाना था, तभी एवरेज मेंटेन होता। अब जो कम ज़्यादा लाए होंगे वो इनको भरपाई करनी पड़ेगी। प्लस का 3 माइनस 3 से मेंटेन हो गया, ये माइनस का 5 मेंटेन नहीं हो पाया, ये इन भाई साहब को लाना पड़ेगा, यानी कि इनको क्या रहा होगा, 30 आयु रही होगी। रमन की आयु और व्यय का अनुपात इतना है, उसकी आय में 20% की वृद्धि और व्यय में 17% की कमी होती है, तो उसकी आय और व्यय का नया क्रम से अनुपात क्या होगा। अब देखो, इनकम और उसका एक्सपेंडिचर 9:7 था, इसमें 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 9 गुणे में 120/100, और उसके व्यय में 70% की कमी हो गई, यानी कि 30% बचा व्यय। कह रहा था आय और व्यय में नया क्रम से अनुपात, बस खत्म हो गया सवाल। 0 से 0, 3 चौकू 12 हो गया, 9 चौक 36, रेशियो में 7, आंसर। अगला सवाल, 9,000 रुपए 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक की दर से ऋण पर दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3500 है। 9 दूनी 18 दूनी 36, कभी नहीं आएगा, 3600 समथिंग आएगा। ठीक है, हमें 0 से मतलब नहीं है, हमने डायरेक्ट 9 गुणे में 2 गुणे में 2 किया, 9 दूनी 18 दूनी 36 समथिंग आएगा बस, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट था, हमें 0 से मतलब नहीं है, ऑप्शन में कुछ तो होता। इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है। 2 साल की बात कर रहा था, इफेक्टिव रेट निकालते तो 20-20 40 हो जाता, 44%, 9 चौक 36 हो गया, 9 चौक 36 3 39, सही बात है भाई। 2 साल का इफेक्टिव रेट निकालते हैं तो ये हमने फार्मूला बताया था सीआई के लिए, तो 20 प्लस का 20 प्लस का 20 गुणे में 20 बटे में 100 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो ये 44% आएगा। अगर प्रिंसिपल 100 है और इफेक्टिव रेट हमारी 44% आ गई तो ब्याज क्या होगा, सीआई निकालना, क्योंकि 2 साल की इफेक्टिव रेट निकाल ली, 44 रुपए होगा। तो हमें भैया 100 बराबर में दिया गया था 9,000 रुपए, हमें इसी का 44 बराबर निकालना था, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39, ये दूसरा सेटिस्फाइड हो गया। यदि किसी संख्या के 65% में से 55 घटा दिया जाए तो परिणाम 400 आता है, उस संख्या का मान क्या होगा। भाई 65% में से 55 घटाया गया, इनको जोड़ दो, यानी कि 455 जो मान है वो 65 का है, 100 का मान हमें निकालना था। तो यहाँ से 25 हो रहा है, यानी कि कटेगा किससे, 7 से कट रहा है ना, ऑप्शन का सारा ले रहे हैं, क्योंकि देखो 6 पंजे 30, फायदा नहीं होना, 25 हो सकता था, 5 छक्के 30 ही पे रह जाना, 8 पन्ने 40 से फायदा नहीं हो रहा, 7 छक्का 42 पहुंच रहे थे, 700 आंसर। अब मान लो नहीं कर पा रहे तो ऐसे कर लो, कोई संख्या थी 65% में से 55 घटा दिया गया तो बराबर में 400। अब यहाँ पर देखो ये 55 तो इधर जोड़ना ही पड़ेगा, तो हमने x को 100 मान लिया, इसका 65% करेंगे 65, और यही बराबर में इधर हमने जोड़ दिया, ये 455 कर लिया। इसी तरीके से डायरेक्ट सॉल्व किया। आप जितनी स्पीड से कर लेंगे उतनी जल्दी आंसर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा, केवल वक्र सतह का क्षेत्रफल, तो 2πr²। अब 2 गुणे में जब रेडियस 7 होती है तो एरिया 154, यहाँ पर 21 हो गई, क्या गुना, 3 गुना, तो एरिया कितना हो जाएगा, 154 गुणे में 9। किसका एरिया की बात हो रही, सर्किल के एरिया की। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे 154 गुणे में 9। अब पहले जब इतना किया था ना, उससे पहले हमें 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी थी, वो आपके ऊपर है, आपको करना है। ठीक है, यहाँ से 9 दूनी 18, 18 चौक 72 हो गया, यहाँ से लगा 7, 18 पंजे 90 और 7 97 हो गया, आंसर आ चुका है। 18 एकम 18 हो गया, 18 और 9 27 हो गया, यानी कि 27 72 आंसर। अब ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं जो कल की शिफ्ट में आए हुए थे और वो रह गए थे। ठीक है, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3,000 रुपए है और विक्रय मूल्य इतना है तो छूट परसेंटेज कितना होगा। इन दोनों को तो हटा दो, इधर करेंगे 6 पंजे 30, 6 चौक 24 हो गया, यानी कि 5 की चीज हमने 4 में भेज दी, तो 1 रुपए की छूट दी किस पर, 5 पर, गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि 20% आंसर।
अगला सवाल, यदि 27 आदमी 225 हेक्टेयर घास काटने में 15 दिन लगाते हैं तो 33 आदमी 165 हेक्टेयर घास काटने में कितना समय लेंगे। देखो सिंपल सी बात होती है, m1 d1 t1 अपॉन में w1 बराबर में m2 d2 t2 अपॉन में w2। ये नीचे वर्क होता है, ये मैन हो गया, डे हो गया, टाइम हो गया, जो कुछ भी दिया जाए उसी का मान रख दो और जो नहीं दिया जाए उसको यहाँ से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 27 आदमी 15 दिन, काम कितना था 225 हेक्टेयर, फिर कह रहा था 33 आदमी, काम था 165 हेक्टेयर और कितने समय में काट लेंगे, यानी कि हमें टाइम का निकालना था या डे का निकालना था, उस हिसाब से कर लेंगे। ये 5 बार चला गया, 5 चौको 20 55 25 हो गया, 15 तियां 45, 3 दिन 27 हो गया, यानी कि टी बराबर में 9 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर ठीक है। चलिए 6 मार्च की ये शिफ्ट 1 है। अब हम लोग धीरे धीरे एंडिंग की